बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है क्लास 10 बोर्ड में। अगर कहा जाए तो ये टॉपिक का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो देखा जाए तो यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया, इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि असल में शुरुआत कहाँ से हुई थी ये राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद जो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, इसने एक आधार सेट कर दिया कि आने वाले समय में जनता भी शासन कर सकती है। और अगर कहा जाए तो यूरोप अगर एक भूसे के समान था, यानी जो आप देखते हैं गाय चारा खाती है उसको भूसा कहते हैं, तो उसमें एक चिंगारी के समान था फ्रांस की क्रांति। और उसी क्रांति से क्या हुआ, पूरा यूरोप दहल उठा और कुछ सालों बाद उन्होंने क्या किया, सत्ता का परिवर्तन कर दिया। चलिए वीडियो को ही शुरू करते हैं और बताते हैं कि आपको कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद आया। अगर यूरोप में राष्ट्रवाद को समझा जाए तो सबसे पहले देखते ये है कि यूरोप जो था एक टाइम में, जो यूरोप था एक टाइम में, ये कहीं ना कहीं रोमन साम्राज्य का पार्ट था। रोमन साम्राज्य का पार्ट था। पर होता क्या है कि एक टाइम बाद जब रोमन साम्राज्य बिखरता है तो होता क्या है, रोमन साम्राज्य के बिखरने के पीछे भी हिस्ट्री था। कहीं ना कहीं जो जर्मनी और रूस के जो जनजाति लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया था कि यहाँ पर हमेशा आक्रमण करे। और इसी आक्रमण से क्या होता था कि रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया। रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात होता क्या है कि छोटे छोटे राज्य जो होते हैं वो आते हैं। ये छोटे छोटे राज्य क्या होते हैं, उभरते हैं। तो जो छोटे छोटे राज्य उभरते हैं, इनकी भाषा अलग होती है, इनकी भाषा अलग होगी, इनकी जाति अलग होगी, ये लोग अलग होंगे। मतलब इनमें एकता का अभाव था। अगर देखा जाए तो इनमें एकता का अभाव था। यही एकता का अभाव ही क्या करता है, यूरोप को विखंडित करता है, यानी यूरोप को तोड़ता है। तो होता क्या है कि फ्रांस की क्रांति जो 1789 में होती है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो फ्रांस की क्रांति जो 1789 में होती है, तो हम ये देखते हैं कि ये क्रांति ने एक ऐसा माइलस्टोन सेट कर दिया, वो एक ऐसा माइलस्टोन सेट कर दिया जिसने यूरोप के भूस के ढेर में आग लगा दिया। अगर कहा जाए तो ये क्रांति ने क्या किया, लोगों को अधिकार दे दिया। लोगों को अधिकार दे दिया और कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो इनके पास लोगों को अधिकार दे दिया, महिलाओं को अधिकार दे दिया। जनता जनता को जनता को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दे दिया। चुनने का अधिकार दे दिया, यानी इलेक्शन का अधिकार दे दिया। तो कहीं ना कहीं जो है लोकतंत्र की स्थापना हो गई, यहाँ पर संविधान बन गया। स्थापना लोकतंत्र की स्थापना, जनता को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दे दिया गया, लोकतंत्र की स्थापना हो गई और संविधान बन गया। ऐसे करके क्या हुआ, कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि यहाँ के लोग पूरी तरीके से अधिकार इनके पास आ गया, यानी ये अपने सभी अधिकारों का उपयोग कर सकते थे। परंतु होता क्या है, कुछ समय के बाद यहाँ पर होता क्या है कि आप देखते हैं कि सत्ता में परिवर्तन होता है, कई सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, क्योंकि यूरोप के जो लोग थे ये कहीं ना कहीं रूढ़िवादी थे और कहीं ना कहीं चर्च की बातें सुनते थे। तो अगर देखा जाए तो फ्रांस की क्रांति में क्या होता है कि ये सब चीजों को लेकर एक आधुनिक राष्ट्र, एक आधुनिक राष्ट्र की नींव डल जाती है। तो होता क्या कि एक आधुनिक राष्ट्र की जब नींव डल जाती है तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी व्यक्तियों को सब चीज मिल चुका है। अब ये होता क्या कि यही जो चीजें होती हैं, फ्रांस आपको पता होगा यूरोप का पार्ट था, तो फ्रांस की जो चीजें हो रही थी, कहीं ना कहीं यूरोप में जो देश थे वहां पर उनको भी लगा कि भैया हमारे पास भी ये होना चाहिए। तो अगर आपको पता होगा, अगर आज आपसे कोई बात करता है कि हाँ भैया हमको ये करना है, आप अगर देखेंगे तो वो बात को इम्प्लीमेंट करने में कम से कम 100 साल लगते हैं, 100 साल 1000 साल लगते हैं। क्योंकि जो सभ्यता होती है उसको 1000 साल लगता है किसी भी चीज को समझने में, करने में। वहीं अगर देखा जाए, अगर हम कोई बात करते हैं कि हमको ये चीज करना है, तो उस चीज को इम्प्लीमेंट करने में, यानी अगर आप कोई चीज प्लान कर रहे हो, प्लान करने में टाइम जाएगा, फिर उसको लिखोगे कहीं, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करोगे, तो इसमें कम से कम 100 साल का टाइम जाता है। तो अगर देखा जाए तो फ्रांस के लोगों ने 1789 में इस सब चीजों को स्वीकार कर लिया कि लुई से बड़ा परेशान थे वो लोग। पर होता क्या है कि यूरोप के लोग इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको टाइम लग रहा था। पर असल में होता क्या है कि जब आप देखेंगे कि 100 सालों के बाद, यानी 1889 के आसपास या 1888 के आसपास, हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं यूरोप के आधे देश जो होते हैं वो राजाओं को परिवर्तित करके लोकतंत्र की ओर बढ़ जाते हैं। और अगर कहा जाए तो फ्रांस एक ऐसा माइलस्टोन था कि जिसने अपने संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बातें की थी।
हाँ, इसे भी कई क्रांतियों का सहारा लेना पड़ा था, क्योंकि एक क्रांति इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता क्या है, 100 सालों बाद सत्ता का परिवर्तन होता है और यही सत्ता का परिवर्तन ही क्या करता है, यूरोप में लोकतंत्र की स्थापना करता है। और यही सब चीज़ें छोटी-छोटी बातें हैं जिसको आपको याद करना है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति कहीं न कहीं यूरोप के राष्ट्रवाद में एक अहम भूमिका निभाती है। और आज वर्तमान समय भी जितने संविधान लिखे गए, वहाँ पे जो हम बात करते हैं किसी भी चीज़ों की, अधिकार की बात करेंगे, स्वतंत्रता की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे, बंधुत्व की बात करेंगे, वो कहीं न कहीं फ्रांस की इस क्रांति से ही उत्पन्न हुए हैं। तो आधुनिक राष्ट्र का जो निर्माण है, कहीं न कहीं फ्रांस के द्वारा ही हुआ है। तो हमें यहाँ राष्ट्रवाद का मतलब होता है जो देश में जनता निवास करती है, जो लोग रहते हैं उनमें एकता स्थापित करना। चाहे वो जातिगत भावना से अलग हो, भाषागत भावना से अलग हो, उनकी जीवन शैली अलग हो, उनकी संस्कृति अलग हो, तब भी वो क्या होने चाहिए? उस देश के नागरिक होने चाहिए। और कहीं न कहीं राष्ट्रवाद यूरोप में फ्रांस की वजह से उत्पन्न हुआ था। और आगे चलकर आप देखेंगे 20वीं शताब्दी के आस-पास यूरोपीय देश दुनिया के पहले ऐसे देश होते हैं जो कि अपने आप को लोकतंत्र घोषित करते हैं। और अगर कहा जाए तो आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन का भी निर्माण इसी संगठन के द्वारा किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इनको बाद में समझ में आता है कि अगर हम अलग-अलग काम करेंगे तो हमारा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए इन्होंने यूरोपियन संघ का निर्माण कर लिया। उसको मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा।